अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी। एक दो सवाल मैं देख रही थी कि आप लोगों को पीपीटी अपलोड, तो बिल्कुल ये पीपीटी अपलोड होगी, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर साथ साथ, और आप लोग इसको देख सकेंगे सिस्टम पे। लेकिन ये थोड़ा सा क्योंकि रिकॉर्ड हैवी होता है तो आईटी टीम इसको अपलोड करती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह कल वाली पीपीटी और आज वाली पीपीटी ये जितना जल्दी हो सका इसको अपलोड कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की क्या जिम्मेदारियां हैं और उसको क्या करना चाहिए। इससे पहले हमने देखा था आईसीसी की क्या जिम्मेदारियां हैं, आईसीसी कमेटी की। तो अब हम देखेंगे एससीटी या इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की क्या जिम्मेदारियां हैं। द आईसीटी should have a range of expertise covering IPC, medical microbiology, infectious diseases and nursing procedures। जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के लोग होंगे, चाहे वो प्रैक्टिशनर कहलाए, नर्स या ऑफिसर, उसको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है क्या, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, और इन्फेक्शियस डिजीजेस और नर्सिंग प्रोसीजर्स। तो ये सारी चीजें इस कोर्स का भी हिस्सा हैं और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि एक कॉम्पिटेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर, प्रिवेंशनिस्ट या नर्स तैयार हो। The team should have a close liaison with the microbiology laboratory and ideally a microbiologist should be a member। बहुत ही आपका रिलेशनशिप होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से। जैसे कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी डेस्क के साथ, और वो लोग रोजाना एक टाइम हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेट हुआ है। उस टाइम पे वो लोग फोन करके हमें पूरे हॉस्पिटल का जो माइक्रोबायोलॉजी का डाटा है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो फौरन उनको बताने का लगता है कि हमें फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए, तो वो लोग फौरन भी कॉल करके हम बता भी देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर देते हैं और ईमेल भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम फौरन उसके ऊपर कोई भी जो भी इंटरवेंशनल हमें टास्क करना होता है वो हमें आसानी हो जाती है। तो ये एक इन्फेक्शन कंट्रोल का माइक्रोबायोलॉजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। द टीम शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन फिजिशियन। जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है उसके अंदर एक फिजिशियन, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एंड एटलीस्ट वन नर्स जो कि आईसीएन कहलाती है। तो फिजिशियन जो होगा वो आईसीओ कहलाएगा और नर्स आईसीएन या आईसीपी या, ठीक है। तो आईसीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ आईपीसी प्रोग्राम। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो है वो रोजाना की होने वाले मसले मसाइल को देख रही होती है। इमरजेंसीज में कोई नए पेशेंट्स तो नहीं आ रहे इन्फेक्शियस वाले, हॉस्पिटल के अंदर कोई इन्फेक्शियस पेशेंट तो नहीं है, कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं है जिसको आइसोलेट करने की जरूरत है और आइसोलेट नहीं है, कोई एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के हवाले से भी उसकी सारी उसके साथ क्लोज कांटेक्ट चल रहा होता है। तो ये बहुत सारी डे टू डे जो इश्यूज होते हैं उनको वो देख रहे होते हैं। ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन आईसीटी। हर इन्फेक्शन कंट्रोल जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन उसके पास इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होनी चाहिए। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल if this is not practical, arrangement of the infection prevention and control services should be made with a nearby hospital। अगर कोई ऐसा छोटा हॉस्पिटल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो करीबी किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ जरूर लिंक रहे और वहां से उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको बोरो कर ले। ठीक है। द ऑप्टिमल स्ट्रक्चर विल वेरी विद द टाइप, नीड एंड रिसोर्स ऑफ द फैसिलिटी। डिपेंड करता है कि किस तरह का हॉस्पिटल है, उस हिसाब से उसको अपनी चीजों को कर सकता है मॉडिफाई। द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम मस्ट हैव अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। In large facilities, this usually means a direct reporting relationship with the senior administration। किसी के अंडर अगर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आ जाती है तो वो हो सकता है कि बाइज्ड हो, उसकी जो भी एक्टिविटीज हो वो बाइज्ड हो जाए। लाइक अगर वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अंडर आती है जो डायरेक्टली पेशेंट केयर में इन्वॉल्व है तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी रिपोर्ट जो है वो किसी हायर अथॉरिटी के पास जाए।
तो इसलिए इसको आमतौर पे ऑटोनॉमस रखा जाता है या उसको कुछ इतना अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्टली रिपोर्ट करे सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को और वो किसी के अंडर ना हो ताकि वो बाइस्ड रिजल्ट ना आए. The infection control team must ensure that the effective IPC program has been planned, coordinate its implementation and ensure its impact. अगर कोई भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम प्लान बनाती है तो उसको उसकी पहले से जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सबके साथ शेयर होनी चाहिए. मीटिंग के अंदर उनको डिस्कस किया जाए या ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फेस टू फेस ये सारी चीजें जरूर इन्फॉर्म की जाएं ताकि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट किया जा सके. फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बनाई हैंड हाइजीन की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ने और उसको प्रूव करा के अपने पास रख लिया और किसी को नहीं बताया और अज्यूम किया कि उनको पता होना चाहिए हमारी पॉलिसी बन गई है. उसकी बेस पे अगर आप ऑडिट करने जाएंगे तो आप कभी भी उसके अगेंस्ट ऑडिट नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका ऑडिट आप बेस करेगा आपकी उस पॉलिसी पे जो आपने बना के डिसेमिनेट की, उनको एजुकेशन दी, उनकी चीजों को रिसोर्सेज को सब उनको प्रोवाइड किया और फिर आपने उनको उनके अगेंस्ट आप जाके चेक करना चाहते हैं. तो आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो इसके बाद जरूरी है कि आपके पास पूरी प्लानिंग हो, उसकी पॉलिसी बनी हो, चीजों रिसोर्सेज मौजूद हों, उसकी एजुकेशन हो और फिर आप उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं. 24 hours access to the ICT for advice both medical and nursing on IPC is essential. अगर कोई जरूरत पड़ती है तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो है वो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए ताकि फौरन वहीं देन एंड देयर जो भी मसला हुआ है उसको रिजॉल्व किया जा सके. The team should meet regularly. जो हमारी ICC थी वो तो मंथली मिलेगी, मंथली उनकी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो ICT है वो दिन में भी और रोजाना भी और वीक में भी रेगुलर और जब जब जरूरत पड़े वो मिल सकती है. ठीक है, ताकि वो जो भी इश्यूज होते हैं उसको देन एंड देयर रिजॉल्व करके उनको डिस्कस करके उनको देख सके. A standing agenda may include update on surveillance. जो भी मीटिंग होती है वो बेसिकली हम जो कर रहे होते हैं वो सर्वेलेंस को देखने के लिए कि क्या इन्फेक्शंस के क्या रेट्स आ रहे हैं या ऑडिट रिजल्ट्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ आईपीसी प्रैक्टिसेस क्या हैं, पॉलिसी रिव्यू करनी है, रिवीजन ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है क्योंकि हम कभी कभी नीड बेस असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी चेंज करते रहते हैं. Follow up identifiable problems. Minutes should be prepared for all meetings. Any regulation, rules or recommendation should be widely distributed throughout the facility. जैसे कि कोविड के दिनों में ये हुआ था कि WHO बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था अपनी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी या जितनी भी गाइडलाइंस थी और उनको हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि हम उसको अपडेट रहें कि अब क्या नई गाइडलाइंस आई हैं और उनको सबको डिसेमिनेट करें उन तमाम लोगों तक जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उन सारी चीजों के हवाले से. तो टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गाइडलाइंस वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक फ्रॉम द वार्ड स्टाफ शुड बी इनकरेज. अगर हेल्थ केयर वर्कर्स आपको कोई फीडबैक देते हैं कि अब ये इश्यूज हैं या ये इम्प्लीमेंट करने में मसला हो रहा है, जैसे हमारे पास ये होता है कि हम लोग जब ऑडिट करते हैं एनवायरनमेंट के फॉर एग्जांपल और हम कहते हैं कि यहाँ से आपकी हाउसकीपिंग की सफाई सही नहीं हो रही या मैट्रेस फटे हुए हैं या बहुत रस्टी एरिया हो रहा है या कहीं पे फंगल ग्रो कर रहा है, बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें आती है और हम जाके उनको उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको दे रहे होते हैं तो वो लोग फिर हमें बताते हैं कि उनके क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं. तो उसमें भी फिर हम लोग उनको जाके फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखकर उसको मैनेज करना होता है. ठीक है, तो आईसीटी कमेटी का जो रोल है वो इस तरह से है कि टू डेवलप एन एनुअल आईसी प्लान विद क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. ये आईपीसी अपना प्लान बनाती है और वही प्लान जब आईसीसी में जाता है तो वो लोग इसको रिव्यू करते हैं और इसको अप्रूव करते हैं.
और ICT क्या करती है इसके अलावा? टू डेवलप रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग रेगुलर इवैल्यूएशन एंड अपडेट, to prepare an action plan for the implementation of the IPC program with the appropriate form from the approval from the ICC. तो वो जो भी अपने एक्शन प्लान्स कर रहे होते हैं वो ICC में जाके डिस्कस होते हैं और वहां से अप्रूव मिलते हैं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट डेली प्रैक्टिसेस ऑफ पेशेंट केयर डिजाइन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेरे ICPs जो है वो फ्लोर्स पे जाके राउंड्स करते हैं, हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस देखते हैं, एसेप्टिक प्रोसीजर प्रैक्टिसेस देख रहे होते हैं, एनवायरनमेंट की चीजें देख रहे होते हैं. उसमें से जो भी उनको चीजें मिलती हैं ऐसी जहां पे उनको लगता है कि इससे इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो वो आके हमसे शेयर कर रहे होते हैं. तो हम लोग उसकी इंटरवेंशन प्लान करते हैं और उसके हिसाब से उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. To identify problem in the implementation of IPC activity which need to be resolved are addressed by the ICC. तो ऐसी तमाम लोग चीजों को भी लिस्ट डाउन किया जाता है जो मसाइल कर रही होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में और वो फिर ICC में एड्रेस की जाती हैं. तो ऑर्गेनाइज एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस फॉर द HAIs particularly in higher risk areas like ICUs, HDU या ऑपरेशन थिएटर या प्रोसीजर एरियाज. तो वहां पे जाके भी सर्विलेंस किया जाता है, प्रैक्टिसेस को देखा जाता है और उसको उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. तो ये भी ICT का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टू इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक एंड प्रोवाइड data and expert advice that should be evaluated to allow for any change in practice or allocation of the resources. To educate all grades of the staff in IPC policy, practice and procedures relevant to their own areas. उसके हिसाब से एजुकेशन प्लान किया जाता है, चाहे वो हाउसकीपिंग की टीम हो, चाहे इनफैक्ट डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे फिर बॉटमिस्ट हों, फार्मेसी के लोग हों, फूड सर्विस के लोग हों. उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जा रही होती है इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोसीजर एंड पॉलिसीज अगर जो बनी है उसकी अवेयरनेस के हवाले से. To provide advice to all grades of staff on all aspects of IPC on a day-to-day basis. बहुत सारे issues आ रहे होते हैं, like कभी हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है और अब क्या करना है, या एरिया में कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन हो रही है तो हमें वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करना है. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो डेली बेसिस पर आ रही होती हैं. डेली चीजों को देख के उनके हिसाब से उनकी लेवल के हिसाब से उनको गाइड करते हैं. टू डेवलप एन एनुअल ट्रेनिंग प्लान फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इम्प्लीमेंट IPC ट्रेनिंग एक्टिविटीज, ये सारा ICT टीम का काम है. टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई एंड इक्विपमेंट नीडेड फॉर द IPC लाइक सोप या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस या इंडिकेटर्स. वो तमाम चीजें जो इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड है उसको ICT कमेटी वो इन सारी चीजों को अवेलेबिलिटी के लिए हेल्प कर रही होती है लोगों को. To have a scientific and technical support role in the purchasing and the monitoring of the equipment and the supplies and the evaluation of the checking the efficacy of the sterilization and disinfection measures. बहुत सारी ऐसे सप्लाई चेन से हमारे पास चीजें आती हैं जिसको हम इन सारी चीजों को देखते हुए अप्रूव करते हैं और ये भी ICT का काम है कि वो इसको देखे और जहाँ पे उसको जरूरत है वो ICC का से हेल्प ले ले. To collaborate with the pharmacy and the antibiotic committee in developing a program for the supervising antibiotic use. इसमें भी infection control committee का role है. To support and participate in research and assessment programs, very important. Study based चीजें हो रही होती हैं क्योंकि हमें evidence based practices को देखना होता है. तो बहुत सारी चीजों पे भी infection control team काम कर रही होती है. To participate and audit activities, different activities like patient family education activities है या quality care की कोई activities है या डे सेलिब्रेशन है जैसे हैंड हाइजीन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है या इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वीक सेलिब्रेट किया जा रहा होता है. इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. और मंथली रिपोर्ट सबमिट करानी होती है टू ICC, प्रोग्राम अप्रूवल कराना होता है फ्रॉम द ICC. तो ये सारी चीजें ICT का काम है. अच्छा जी, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब तो हम इससे पहले पढ़ रहे थे ICC का क्या काम है, फिर ICT का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है. अब ICO जो है उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमतौर पे क्या होती हैं?
The ICO should be a medically qualified senior staff member who is interested in and who spend most of his her time involved in IPC. जो भी इसके लिए आए, वॉलेंटियर करे अपने आप को, उसके लिए जरूरी है कि वो टाइम दे, बाकायदा प्रॉपर उसको टाइम देना है। ओके, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ, तो हम इसको देख लेते हैं नया टॉपिक शुरू करने से पहले। मैम, अगर आईसीसी कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकती और आईपीसी ऑफिसर ऊपर प्रेशर डालते हैं ड्यूटी स्टाफ, ओके, प्रेशर डालते हैं स्टाफ, जस्ट मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर टू यूज मी, आईपीसी ऑफिसर क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक मैंने जो पहले कल ही कहा था कि इन्फेक्शन कंट्रोल एक पूरा चैलेंज है, पूरा चैलेंज है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। कभी कभी उनके बॉस को शिकायत, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल वायलेशन पॉलिसी है। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल की किसी चीज को कोई वायलेट करता है तो उसकी कैटेगरीज को देखा जाता है कि वो लो रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, मीडियम रिस्क में आ रहा है या हाई रिस्क में आ रहा है। तो उसके हिसाब से उनकी रिपोर्टिंग होती है। अगर लो रिस्क में है तो उसके इमीडिएट बॉस को बताया जाता है कि ये आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है वो ये चीजें कर रहा है और इसको आप देख लें। अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर किप्स, जो हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटी है, उसके अंदर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी किप्स में जाने का, किप्स में एक अगर कोई चली जाती है इंसिडेंट, का मतलब है कि उसके ऊपर सीरियस एक्शन होगा। तो इसके साथ ऐसी कोई चीज स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके पास है तो आपके साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की कोई भी वायलेशन पॉलिसी या कोई भी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हो। जब तक आप एम्पावर्ड नहीं होंगे आप ये सारी चीजें नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि आप इतने एम्पावर्ड हो जाएं विद द हेल्प ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कि आप इसको अप्लाई कर सकें। जस्ट लाइक मेडिसिन वार्ड में कोई टीबी का पेशेंट मिल जाए जी। इस देखिए, इसमें जो है आपको पहले तो ये देखना है कि आइसोलेशन प्रिकॉशंस होनी चाहिए। लाइक कोई टीबी का पेशेंट अगर आपके पास आ गया है तो आपके पास प्रॉपर आइसोलेशन प्रिकॉशंस होनी, वो यूनिट होना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो अल्टरनेट आपके पास चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर ही इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे उसके बराबर में और पेशेंट्स और उसकी फैमिली भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली करना है। लाइक हमारे हम ये करते हैं कि पेशेंट को, अगर टीबी पेशेंट आ गया है और ओपन टीबी है, पल्मोनरी टीबी के साथ है और उसको अभी एंटी ट्यूबरक्लोसिस मिलना शुरू नहीं हुई है, तो उसको कॉर्नर कर देते हैं। उसके अपोजिट साइड पे उसको उस तरफ करते हैं जहाँ पे खिड़की हो, और अपोजिट साइड पे एक फैन लगा देते हैं, पेडिस्टल फैन, ताकि उसके पेशेंट के ऊपर से जितनी भी एयर है गुजर के खिड़की से बाहर निकल जाए, लोगों को, पेशेंट को कम से कम नुकसान दे। और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को N95 मास्क दे देते हैं, और जो बराबर में और पेशेंट्स होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि वो सर्जिकल मास्क पहने। और पेशेंट भी अगर कर सकता है तो सर्जिकल मास्क पहनता है। तंजीला एंटीबायोटिक जो सुपरवाइजर्स हैं वो एंटीबायोटिक को कैसे सुपरवाइज कर सकते हैं? तो एंटीबायोटिक की पूरी कमेटी होती है जिसमें आईडी टीम शामिल होती है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है। और बेसिकली ये इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करने के लिए, और जो बाकी स्पेशलिटी के लोग हैं वो एंटीबायोटिक के लिए आईडी की टीम को इनवाइट करते हैं। तो एंटीबायोटिक स्टेवरशिप कमेटी का काम बेसिकली ये होता है कि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दी जाए, मिसयूज, ओवरयूज या अंडर यूज एंटीबायोटिक ना हो, और उसी को वो लोग देख रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं, और उसी के हिसाब से ही उनकी
ये सारी कंट्रोल सिस्टम चल रहा होता है, और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, समरी अब आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कुछ सिमिलर सी चीजें हैं जो इसके अंदर होती हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको रीड डाउन कर लेती हूँ। The ICO should be medically qualified, जो कि हम बात कर चुके हैं। हमें डॉक्टर होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए, आईडी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, या इन्फेक्शन मास्टर इन इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए। The ICO could be a medical microbiologist, epidemiologist, infectious disease physician. If none of these individuals are available, then a surgeon, pediatrician, or another appropriate physician with a special interest in the field should be appointed. ये जरूरी है कि वो उसका इंटरेस्ट हो इन्फेक्शन कंट्रोल से, बेचारे के ऊपर लाद ना दिया जाए। Irrespective of professional background, the ICO should have interest, knowledge, and experience in different aspects of IPC. The role and responsibility of ICO, as summarized, serve as a specialist advisor and take a leading role in the effective functioning of ICT. Should be an active member of ICC and may act as its chair. ये भी हो सकता है कि ICC chair भी वही हो. Assist the ICC in reviewing annual plans, policies, and long-term programs for the prevention and control of infection. Advise the chief executive administrator directly and on all aspects of IPC and on the implementation of the policies and procedure. यानी वो इतना empowered होना चाहिए. Participates in preparation of the procedure document for the support services and advise an IPC aspect, and must be involved in setting quality standards, surveillance, and audit with regard to infection prevention. उसके बाद आ जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो है शुड बी रजिस्टर्ड नर्स विद एन एकेडमिक एजुकेशन। ICN is usually the full time practitioner, यानी जिस तरह से ICO है वो पार्ट टाइम हो सकते हैं, क्योंकि अपनी जो स्पेसिफिक जॉब है उसके साथ साथ ICC को देख सकते हैं और ICT को देख सकते हैं। लेकिन ICN जो है वो डेजिग्नेटेड होनी चाहिए एंड फुल टाइम प्रैक्टिशनर होना चाहिए। की रोल डे टू डे IPC activities with the ICO providing the leading role. Some countries may have non-nurses functioning in this role. They may be called infection control practitioner or infection control preventionist. ये जो पुरानी गाइडलाइन थी इसके हिसाब से 1980s में 250 बेड्स पे एक ICN होता था। अब जो है इसको 150 कर दिया है। द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यानी जो पॉलिसीज अप्रूव हुई ये बनाएंगे। एक एक्सक्यूज की identify, investigate, and monitor infection hazards, practices, and policies. Participates in the preparing document relating to the service specification and quality standard. Participate in the training and education program and the membership on relevant committee where IPC input is required. Very important role of infection control nurse. इसके अलावा एक और लोग भी होते हैं। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है। आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करें। राइट, एक रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल लिंक नर्स का। ये वहां पर अप्लाई होता है जहां पे इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हॉस्पिटल बड़ा है और इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कम है, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स या प्रैक्टिशनर एक है, तो वहां पे एक लिंक नर्स को भी रखा जा सकता है। लिंक नर्स आमतौर पे जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो फ्लोर्स पे जो नर्सेज होते हैं उसी में से जो इंटरेस्टेड होती है उसमें उनको लिया जाता है उनसे, और उनसे वो काम लिए जाते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के। ठीक है, एन इफेक्टिव वे टू डेवलप IPC एजुकेशन एंड ऑपरेशनल सपोर्ट कैन बी थ्रू a link system. It's a large facility in ICN can train link nurse, जो कि infection control nurse और link nurses को train कर सकते हैं। These individuals have a special responsibility for the
monitoring good IPC practices and education within their department. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल वार्ड है, मेडिकल वार्ड के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स वहाँ पे रेगुलर जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकती, ऑडिट नहीं कर सकते, उनके पास बहुत ज्यादा ओवरलोड है वो, तो वहां से ही एक लिंक नर्स को जो भी इंटरेस्टेड होती है उसको नॉमिनेट किया जाता है और उसकी ट्रेनिंग की जाती है, और वो अपने बाकी कामों के साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी कर रही होती है. The infection control link nurse is the link between the ICN and the ward and the help identify problem, implement solution and maintain communication. तो वो क्या लिंक कर रही होती है बिटवीन टू डिपार्टमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड जहाँ पे वो बेस कर रही है वहां पर, और वहीं से वो आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को और वो सारे जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन या जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो करके, और दोनों डिपार्टमेंट के दरमियान में वो कम्युनिकेट कर रही होती है. A competent ICLN can motivate ward staff by the enabling more effective practices, sustained, constant senior management backing, and the interest are effective to supporting such link programs and essential in the ensuring their success. ये बहुत ही effective program है जिसको बाहर के ममालिक में implement किया गया, और हम लोग यहाँ पे भी इसको apply कर रहे हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है. और हॉस्पिटल में हो सकता है जहाँ पे ज्यादा लोगों को अपॉइंट ना किया जा सके वहाँ पे बड़ा इफेक्टिव रोल है लिंक नर्स का, और वहाँ पे उसको रिवॉर्ड्स के तौर पे आमतौर पे या तो सर्टिफिकेट्स या किसी कोर्स में इनरोल कराना या छोटा मोटा मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उसको दिया जाता है. और वो क्या कर रही होती है इसके अलावा, HEI मैनुअल कंटेनिंग रिकमेंड इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रैक्टिस फॉर द पेशेंट केयर इज एन इम्पोर्टेंट टूल. वो उसको यूज करती है. द मैनुअल शुड बी डेवलप. अच्छा ओके राइट साइड, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है. सॉरी ये इसके ऊपर आ गया तो मैं इसको नहीं पढ़ पाई हूँ. ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल. इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल क्या होता है, आप लोग बताएं जरा, कोई आइडिया है इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल किस तरह का होता है? कोई मुझे बता सकेगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल से आप क्या समझते हैं? राइट, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड स्मार्ट. एक मैनुअल होगा, एक फोल्डर टाइप का, चाहे वो सॉफ्ट में हो या हार्ड में. प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर्स उसके अंदर हो सकते हैं बिल्कुल. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विलांस रिजल्ट. पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बेसिकली इसको कहते हैं कि एक ऐसा मैनुअल, एक ऐसा फाइल जिसके अंदर बहुत सारी हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना के रखते हैं. ठीक है, तो अब यस बिल्कुल उसके अंदर एक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज. बिल्कुल सही. तो फ्लोर्स पे आमतौर पे इस तरह की मैनुअल्स होने चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल, जिसके अंदर तमाम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किस चीज के लिए क्या करना है वो उसके अंदर डाले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट केयर के हवाले से अगर आप देखें तो हैंड हाइजीन की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होंगे, और उसका पूरा उसके अंदर गाइडलाइन होंगी कि आपको हैंड हाइजीन का मतलब क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगी, कब कब हैंड हाइजीन करना चाहिए, उसके स्टेप्स कौन से होंगे, 5 मूवमेंट का क्या मतलब है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा. वो सारी चीजें बिल्कुल हार्ड कॉपी में भी हो सकती हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी. तो हैंड हाइजीन का पूरी एक पॉलिसी डेवलप होती है, और वो सारा पूरी पॉलिसी उस फाइल के अंदर मौजूद होती है. इसी तरह से आइसोलेशन प्रिकॉशन प्रैक्टिसेस. अगर किसी को कोई मसला हो गया है, फॉर एग्जांपल उसको नहीं पता है कि आइसोलेशन प्रिकॉशन की प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, ड्रॉपलेट है तो कैसे करेंगे, एयरबॉर्न है तो कैसे करेंगे, स्टैंड प्रिकॉशन का क्या मतलब है, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन कौन सी होती है, तो वो इसकी पूरी गाइडलाइन उस मैनुअल के अंदर मौजूद होती है, और वो वहां पे देन एंड देयर पढ़ के और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसी तरह से इन्वेजिव प्रोसीजर्स के हवाले से पूरी कैथेटराइजेशन कैसे होगी, इंट्रावेस्कुलर या यूरिनरी कैथेटराइजेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होगी, ट्रिकोस्टोमी केयर कैसे होती है, वुंड मैनेजमेंट कैसे होती है, केयर बंडल्स क्या होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इसकी पूरी पॉलिसीज जो है वो मैनुअल के अंदर मौजूद होती है. और इसको ये मैनुअल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी टीम बनाती है. इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इसको अप्रूव करती है, और उसको फिर फोल्डर्स में, अगर सॉफ्ट कॉपी फोल्डर्स हैं तो वो भी हर जगह पे डिसेमिनेट की जाती है, और अगर हार्ड कॉपी है तो हर वार्ड के अंदर वो मैनुअल पड़ा हुआ होता है. जैसे इंडस हॉस्पिटल के अंदर इसका एक सिस्टम है कि जो भी
एक पॉलिसी अप्रूव हो जाती है, आईसीटी उसको बनाती है और आईसीसी और मेडिकल डायरेक्टरेट और किप्स क्वालिटी इंश्योरेंस वाले उसको वो करते हैं, अप्रूव करते हैं, और उसके बाद वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाती है, और पीडीएफ फॉर्मेट जो है तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट में डिसेमिनेट कर दिया जाता है थ्रू ईमेल, और हर एक ईमेल में वो पॉलिसी मौजूद होती है। अगर वो चाहें तो उसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, अगर चाहें तो वो अपनी उस ईमेल से देख सकते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम होता है उसके अंदर एक शेयरिंग फोल्डर होता है, उस शेयरिंग फोल्डर के अंदर भी वो सारी पॉलिसीज पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो ओरल एलिमिनेशन एरिया, स्पेसिफिक प्रोसीजर, आइसोलेशन प्रिकॉशन, सर्जिकल साइट, ऑपरेटिंग थिएटर टेक्निक्स, ऑब्स्टेट्रिकल यूनिट, यानी जितनी भी इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड जो चीजें होती हैं उस मैनुअल के अंदर हो सकती हैं, वहां पे उसके अंदर डाली जाती हैं, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द आईपीसी प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड, कम से कम ये चीजें होनी चाहिए, फिजिशियंस एंड नर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द आईपीसी, उसके पास जेडी होनी चाहिए, अ मैनुअल of the dated critical IPC policies and valid citation of the evidence for these policies, for example WHO से ली गई हैं या CDC की हैं, कहाँ से उसको लिया गया है, उसके रेफरेंसेस होने चाहिए, एंड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द स्टाफ कम अज कम जो है ना ये आईपीसी प्रोग्राम के अंदर ये जरूर डालना चाहिए। किप्स क्यू से है, क्वालिटी इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि तमाम स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो फार्मेसी सिस्टम हो, चाहे वो डॉक्टर्स की वो ट्रीटमेंट प्लान हो, चाहे पेशेंट्स का हो, तो वो डिफरेंट एंगल से हॉस्पिटल जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा होता है। जी, इंडस हॉस्पिटल का जो एचआर है वो रिस्पॉन्सिबल है ज़िया कि वो उनकी जेडीज जो है वो उनके डिपार्टमेंट को दे, उनके लोगों को दे। जिस तरह से जो भी नया हायर होता है बंदा, तो उसको एक लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर, और जब उसकी वो आके ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे उसको एक जेडी दी जाती है, और वो जेडी जो है वो एचआर देता है। डिपार्टमेंट इंडस हॉस्पिटल का जो एचआर है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एम्प्लॉयज को जेडी देने के लिए, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जनाब, अब आ जाते हैं हम के इन्फेक्शन कंट्रोल में इम्पोर्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्या वजह है कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल पे इतना फोकस्ड हैं। क्यों फोकस्ड हैं? क्योंकि HAIs, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, राइजेस द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर। दुनिया भर में इसकी जो इन्फेक्शन से होने वाली मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का रेट बहुत बढ़ चुका है, कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हुई है। हम लोग तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में बाकायदा इसकी कॉस्ट निकाली जाती है कि जो हमारे लोग अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में का शिकार होते हैं तो उनका कॉस्ट कितना बढ़ जाता है, इसलिए कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योर्ड होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इसके ऊपर बहुत नजर रख रही होती हैं कि हॉस्पिटल की क्वालिटी केयर कैसी है, कि हमारा पेशेंट वहाँ पे जाके सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जितना देर अस्पताल में वो एडमिट रहेगा तो कॉस्ट जो है वो उन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पे पड़ती है और उनको पे करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स को बाकायदा इस चीज के लिए बाउंड करते हैं कि आपने क्वालिटी केयर देनी है ताकि हमारे पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो। तो वो कॉस्ट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, प्लस हॉस्पिटल की एक रेपो बनती है, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग के जितना भी इन्फेक्शन रेट है वो सबका सब सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे मौजूद होता है। तो लोग जो लोग ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसका सबसे ज्यादा कम इन्फेक्शन रेट है, वो वहां जाके अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो रेपो बनता है हॉस्पिटल का, तो इसलिए कॉस्ट एंड रेपो और फिर पेशेंट फैमिली के ऊपर जो बर्डन पड़ता है वो उन सारी चीजों को देखते हुए अच्छा हॉस्पिटल वही होगा जो क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगा अपने पेशेंट को। तो क्या कहते हैं कि स्टडी हैव शोन दैट द 2/3 ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंड मोर देन 50% ऑफ देयर हेल्थ केयर बजट ऑन हॉस्पिटल्स। हमारे हॉस्पिटल्स के अब भी अगर आप देखें तो जो टोटल हेल्थ केयर का जो बजट है वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पे चला जाता है, जहाँ हॉस्पिटल का में पेशेंट का जो स्टे प्रोलॉन्ग होता है उस पर चला जाता है।
यानी वो पैसे जो एंटीबायोटिक के ऊपर यूज हो रहे हैं वो पैसे बच सकते हैं और वो किसी और पर्पस में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की एजुकेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो अच्छी उसकी सैलरीज में यूज हो सकते हैं, उसको वो कोई और बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन हमारा बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस जो है वो अननेसेसरी वेस्ट हो जाता है जस्ट कि हमारी पेशेंट केयर अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन में जाते हैं और उसके ऊपर उनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, उसके ऊपर जो कॉस्ट बढ़ जाती है, उनकी लेबोरेटरी कॉस्ट बढ़ जाती है, मेडिसिन कॉस्ट बढ़ जाती है, डॉक्टर्स की जो फीस है वो बढ़ जाती है, बेड के ऊपर उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो वो तमाम अमाउंट, वो बजट जिसको हम रिड्यूस करते हैं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल, वो सारा वेस्ट हो जाता है। और वो पैसा हम बचा के हेल्थ केयर वर्कर्स के बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल, मजीद हॉस्पिटल बन सकते हैं, मजीद अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, यानी वो कॉस्ट सेव की जा सकती है। इफेक्टिव आईसीवी प्रोग्राम आर बेनिफिशियल, दे डिक्रीज स्पेंड ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन और मोबिडिटी, यानी कि ऐसी डिजीजेस जिसे एक डिजीज के साथ पेशेंट गया और उसको फर्दर बहुत सारी डिजीजेस और लगवा कर आ गया, और उससे रिलेट होने वाली मोर्टेलिटीज और हेल्थ केयर कॉस्ट, हम इन सबको सेव कर सकते हैं और इसको किसी बेहतर तरीके की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल चाहते हैं कि वो अच्छा इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल में हो, तो और हम उसको सेव कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, पुअर और एब्सेंस of IC practices, especially in intensive care units, result in cross transmission of antibiotic resistance bacteria. जितना इन्फेक्शन फैलेगा उतनी एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी। जब जितनी एंटीबायोटिक्स देंगे उससे और जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर म्यूटेशन होती है और उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जितना रेजिस्टेंस डेवलप होगी उतना इन्फेक्शन को, पेशेंट को ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। जब पेशेंट को ट्रीट करना मुश्किल होगा तो क्या होगा, पेशेंट की मोर्टेलिटी होगी। सीडीसी की फोरकास्ट है कि 2025 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि एक मामूली से कट से लोग मर जाएंगे, यानी उसमें सेप्सिस में चला जाएगा, उसको सेप्टिक हो जाएगा वुंड और वो सेप्सिस में चला जाएगा और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसका जो तरीका कार है वो यही है कि हम जितना अच्छा इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकें, क्योंकि एक तो ये हो रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, प्लस कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बन रही है। 15 साल 20 साल पहले एक लास्ट एंटीबायोटिक आई, इसके बाद एंटीबायोटिक पे काम नहीं हो रहा। वो लोग इस बात पे फोकस है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कर लें, एंटीबायोटिक का यूज कम से कम करें। 1940 में पेनिसिलिन बनी थी, पहली एंटीबायोटिक जो दुनिया में बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी और 1940 में ये डिस्कवर हुई थी। और ठीक 20 साल बाद एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस सामने आना शुरू हो गया था। यानी उस वक्त दुनिया बहुत खुश थी कि अब हम इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, हमारे पास एक बहुत अच्छा डिफेंस आ गया है, हमने एंटीबायोटिक कर ली। लेकिन 20 साल के अंदर ही उसने ऑर्गेनिज्म ने उसके खिलाफ अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और हम पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो गए। तो रोल जो है एंटीबायोटिक का उसको रिड्यूस करने की जरूरत है विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल। इसलिए मैं कहती हूँ कि इन्फेक्शन कंट्रोल को इतना एम्पावर्ड होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल की नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हर हेल्थ केयर वर्कर इसके ऊपर इतना अपने आप को बाउंड कर ले कि मुझे इसको इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट ही को लॉस नहीं कर रहे, हम अपने प्यारों को भी कर सकते हैं, कभी हमारी अपनी फैमिली मेंबर भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छा इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल करें। क्या स्क्रीन किसी को भी नजर नहीं आ रही? बाकी सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस, गुड। एक रिस्पॉन्स देख के दिल खुश हो जाता है कि आप लोग सब जाग रहे हैं। ओके, ओके। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस बैक्टीरिया प्रॉम्प्ट इवन ग्रेटर एंटीबायोटिक यूज बाय द फिजिशियंस। जब एक एंटीबायोटिक से एक ऑर्गेनिज्म, अच्छा इकराम आपके साथ कुछ और इशू होगा क्योंकि बाकी सबको तो हो रही है।
ओके, तो और ज्यादा एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियसिस एमआरएस से देखते हैं, तो हमें उसके ऊपर वेंकोमाइसिन देनी पड़ती है। वेंकोमाइसिन जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है एंटेरो वेक्टर से, एंटेरोकोक्साई से। तो अब अगर वेंकोमाइसिन उससे होगी तो हमें उससे बड़ी लिंजोलेट देनी पड़ती है। तो हमारे पास एक के बाद एक चैलेंज आना शुरू हो जाता है, हमें ज्यादा उससे बड़ी एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है। उसके अलावा perception of knowledge by the physician of the poor sterilization, disinfection or patient care practice prompt increases antibiotic use. For example, सर्जन सर्जरी करता है और वो कहता है कि नहीं जी मेरी तो स्टरलाइजेशन अच्छी नहीं है, या डिसइंफेक्शन अच्छा नहीं, डिसइंफेक्शन अच्छा नहीं था, या प्रैक्टिस इशू थे, तो मैं एक सर्जरी के बाद एक बड़ी एंटीबायोटिक का दे दूं ताकि मेरे पेशेंट को कोई रिस्क ना रहे इन्फेक्शन लगने का। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स बनता है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो जरूरत उस बजाय इसके कि वो पुअर स्टरलाइजेशन का अगर उसका ख्याल है कि हो रही है या अच्छी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस नहीं है, तो वो फोकस करे कि अच्छी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हो जाएं, स्टरलाइजेशन इंप्रूव हो जाए, उसके इंडिकेटर्स यूज किए जाएं ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो और एंटीबायोटिक का यूज कम से कम हो सके। तो उसको उस परसेप्शन को अच्छी करने की जरूरत है ताकि हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरफ ना जाए, कम से कम एंटीबायोटिक का यूज हो और हमारे पास जो है वो ये रिस्क खत्म हो जाए। एपिडेमियोलॉजी ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शंस में हम किन किन चीजों पे देख रहे होते हैं? मोस्ट कॉमन साइट फॉर द नोसोकोमियल इन्फेक्शंस क्या हो सकते हैं? सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस, catheter associated UTIs, lower respiratory tract infections, bloodstream infections जो कि catheter related भी हो सकते हैं। और इसके अलावा इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कॉमन हैं वो एरोबिक, अगर ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई देखे जाए तो स्टेफिलोकोकस ऑरियसिस जो कि रेजिस्टेंस होकर एमआरएस से बन जाते हैं, एंटेरोकोक्साई जो कि वेंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, और एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एक्चुअली मोस्टली ऑर्थोपेडिक पेशेंट एमआरएस से पॉजिटिव जो आते हैं उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमारे एंडोजेनेसिस और एक्सोजेनेसिस का रोल होता है, और बाकायदा इसकी WHO की जो पॉलिसीज जिसको हम लोग उनकी जो गाइडलाइन है जिसको हम लोग फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी इस वक्त बहुत ज्यादा MRSA है। जो GPs हैं, जो जर्नल प्रैक्टिशनर्स जो जगह जगह क्लिनिक्स खोल के बैठते हैं, वो लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर रेजिस्टेंस MRSA मौजूद है, और वो भी एक सोर्स बनता है हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए। तो कभी कभी सारा रोल हॉस्पिटल का भी नहीं होता, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, GPs का बहुत बड़ा रोल है जो इस तरह के इन्फेक्शंस को वो कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं या हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स भी होते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं किसी किस्म के भी इन्फेक्शंस को, इसलिए हमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है कि हम अच्छा अफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल करें। कहीं कहीं पे हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एग्रेसिवली इन्फेक्शन कंट्रोल करना पड़ता है, और कहीं कहीं पर हमें देखना पड़ता है कि जहाँ पे पेशेंट बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आमतौर पर वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो बहुत जल्दी एक्वायर करती है। नादिया, जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स या किसी भी सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस में बहुत सारे रीजन, मल्टीपल रीजन होते हैं। सबसे क्योंकि MRSA के अंदर एक जो खतरनाक चीज है कि ये कोलोनाइज कर जाता है, तो हो सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के नॉस्ट्रल में कोलोनाइजेशन हो, जो फिजिशियन है वो भी कोलोनाइज हो सकते हैं, जो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं वो कोलोनाइजर हो सकते हैं, पेशेंट इटसेल्फ खुद कोलोनाइजर हो सकता है। तो कोलोनाइजेशन जो है वो एक सोर्स बनता है MRSA पॉजिटिव आने के लिए, चाहे वो किसी किस्म की भी सर्जरीज हो। तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो WHO ने बताए हुए हैं। हम उस वक्त आएगा जो लेक्चर्स आके चलते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए, जिससे हम अपने पेशेंट को डिफरेंट लगने वाले इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो इन्वायरमेंट आ जाता है, पेशेंट्स आ जाते हैं, अटेंडेंट्स आ जाते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी ऑफ द नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के हवाले से। तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं आमतौर पे नोजोकोमियल इन्फेक्शन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको ही हम डिटेल भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, जिसमें आपके इकोलाई हो सकते हैं, सुडोमोनास ओरिजिनोसा हो सकते हैं, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज हो सकते हैं, क्लैप्सिला नमोनिस हो सकते हैं। ये वो हैं जो के रोल प्ले करते हैं हमारे इन्फेक्शंस के अंदर। नोजोकोमियल ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी से आ जाते हैं। एक्वायर्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसी टीबी जो कि रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी होती है, एक्सडीआर टीबी होती है। कम्युनिटी से हमारे पास साल्मोनेला स्पीशीज आ जाते हैं, जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लाहौर में भी इसकी आउटब्रेक हुई थी और रेजिस्टेंस साल्मोनेला टाइफाइड जो था वो हमारे पास आ रहा था। शेगीला स्पीशीज हैं, विब्रियो कॉलरा है, ये वो हैं जो हम कम्युनिटी से आमतौर पे देख रहे होते हैं। रूट कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से नोजोकोमियल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग इन बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल, इसके अलावा लैक ऑफ एन आईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर आईसी प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स। लाइक अगर हम देखें कि ऑपरेशन थिएटर्स कैसे बने हुए हैं, आईसीयूज कैसे बने हुए हैं, आइसोलेशन रूम्स नहीं होते हैं, हैंड हाइजीन स्टेशंस नहीं होते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना एस्टैब्लिश नहीं होता जिसको हम कहें कि यहाँ पे एक अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल करके हम अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी एक बिल्डिंग, आम बिल्डिंग और हॉस्पिटल में डिफरेंस नहीं देखा जाता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई बंगले में भी हॉस्पिटल बन जाता है और किसी स्कूल जैसी बिल्डिंग बना के भी इन्फेक्शन कंट्रोल बन जाता है, वो हॉस्पिटल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसकी एयर कैसी होनी चाहिए, उसका वाटर कैसा होना चाहिए, उसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए, रूफ कैसा होना चाहिए, एयर वेंटिलेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, उसकी जो यूटिलिटी रूम्स बनाए जाते हैं, डर्टी यूटिलिटी एंड सॉइल यूटिलिटी एंड क्लीन यूटिलिटी, मेडिकेशन एरिया, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीजें एक पूरी आर्ट है, पूरा एक इंजीनियरिंग है जो हॉस्पिटल के लिए स्पेशलाइज्ड है, जो कि हमारे पास नहीं अवेलेबल होता है। inadequate facilities and technique for hand hygiene, कहीं पर तो हम ये देखते हैं कि हैंड वॉशिंग स्टेशन ही नहीं है। अगर हैंड वॉशिंग स्टेशन मौजूद है तो पानी नहीं है, पानी है तो उसके ऊपर एक आधी से भी छोटी टिकिया एक रखी होती है जो मॉर्निंग टाइम में अवेलेबल होती है, शाम में वो भी नहीं होती। लिक्विड सोप यूज नहीं किया जा रहा होता है। तो ऐसी भी चीजें हैं। लोगों को अगर अगर ये सारी फैसिलिटीज हैं तो लोगों को टेक्निक नहीं आती है, बिल्कुल ये सारी चीजों का नहीं पता होता है कि किस तरह से इसको करना है और कब कब करना है। स्पेशली 5 मोमेंट क्या होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। के 5 मोमेंट हैंड हाइजीन आता है, फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं, 7 स्टेप्स करने आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब कब करना चाहिए, तो भी वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये भी इनएडिक्वेट फैसिलिटीज एंड टेक्निक फॉर द हैंड हाइजीन, लैक ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड प्रोसीजर्स। हमारे पास आइसोलेशन रूम नहीं, जैसे अभी कोई बात कर रहा था कि अगर टीबी का पेशेंट आ जाता है तो हमारे पास भी ये इशू है कि हमारे पास अप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन रूम, आइसोलेशन रूम्स नहीं है। अगर रूम है तो उनकी क्या प्रॉपरली प्रिकॉशंस की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो ये एक रूट कॉज हो सकती है जो कि हमारे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होने का बाइस बनती है। यूज ऑफ द एडवांस एंड द कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इन्वेजिव डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स, ऐसे डिवाइसेस जिनके बारे में लोगों को पता नहीं कि करना कैसे यूज और उसको कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स, interventional obstetric practices, intravenous catheter fluid and medications, urinary catheter, mechanical ventilators, इन सारे चीजों के बाकायदा प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स एंड ट्रेनिंग्स अप्रोप्रिएट होना जरूरी है ताकि हम इन्फेक्शन कंट्रोल, इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल की वजह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बच सकें। इनएडिक्वेट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस एंड एडिक्वेट क्लीनिंग एंड हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट्स, अभी भी वो बॉयलर्स यूज किए जा रहे होते हैं, एक अच्छी हाईटेक मशीनें यूज नहीं की जाती हैं। अभी तो बहुत प्लाज्मा स्टरलाइजेशन और पता नहीं क्या कुछ आ गया है, वो हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल नहीं है तो भी मसाइल हो सकते हैं, और अगर अवेलेबल है और लैक ऑफ नॉलेज है तो भी मसाइल हो सकते हैं।
अगर वो सारी चीजें यूज की जाती हैं और प्रॉपर इंडिकेटर्स यूज नहीं किए जाते हैं तो भी मसाइल होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो रूट कॉज बनती हैं फॉर द नोजोकॉम्बल इन्फेक्शन, और आप लोग ऐसा ऐसा पढ़ेंगे कि वो सारी चीजें किस तरह से प्रॉब्लम बनती हैं इन्फेक्शन होने के लिए। these are the links जिसमें आप लोग अगर अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो CDC है, WHO है, शिया है, APIC है, पार्न पाकिस्तान की एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नेटवर्क, एक बहुत अच्छा एक शुरू हुआ था सिलसिला लेकिन अब मेरा ख्याल नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जहां से आप किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन लें तो जरूर ऑथेंटिक वेबसाइट को देखें और उसको फॉलो करें, क्योंकि नेट पे बेशुमार ऐसी इरेशनल चीजें भी पड़ी हुई होती हैं जो अपलोड कर दी जाती हैं लेकिन उसके पीछे कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई उसकी लॉजिक नहीं होती। तो उसको बहुत ही केयरफुल होकर यूज करने की जरूरत है कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स को यूज करें, ऑथेंटिक गाइडलाइंस को यूज करें। WHO लो इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज दोनों के लिए गाइडलाइन दे रहा होता है, लेकिन उसके लो इनकम कंट्रीज के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा लो हो जाती हैं, तो समटाइम्स हमारे लिए इशू होता है क्योंकि हमारे पास काफी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बुरे हालात नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि CDC WHO के दरमियान वाला रास्ता निकालते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपनी चीज़ों को और अप्लाई करते हैं। तो और साथ साथ इवैल्यूएशन चल रही होती है कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी सक्सेसफुल है। तो ये है आज का सेशन। कोई क्वेश्चन? तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम सवाल जवाब ले सकते हैं। आप लोगों को कोई भी चीज ईमेल से नहीं मिलेगी, आप लोगों को मूडल पे जाना पड़ेगा, मूडल से ही इसको देखना पड़ेगा। और क्योंकि वहां पे एक बार हम एक चीज अपलोड कर देंगे तो वहां पे आपको देखना आसान हो जाएगा। हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम इंडिविजुअल को ईमेल करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप मूडल आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा। अभी थोड़ा सा क्योंकि लेक्चर्स बड़े होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, तो उसको अपलोड करना मुश्किल होता है, इसलिए IT की हेल्प चाहिए और IT बहुत बिजी होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। छोटी सेशन, छोटे, जैसे आप लोगों को एक बुक जो है कल अपलोड कर दी फरहान ने खुद और एक आर्टिकल, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, वेरी सिंपल गाइडलाइन है, पाकिस्तान को के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बनाई गई हैं। तो आप उसको उससे भी हेल्प ले सकते हैं। वो नेशनल गाइडलाइंस वेरी इफेक्टिव और वेरी सिंपल, वेरी डुएबल है। बिल्कुल समरीन, ये लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड होंगे मूडल पे। जुनैरा गुड। कल का ओरिएंटेशन सेशन की वर्किंग में प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए इश्यूज तो होते हैं क्योंकि ऑनलाइन के जो चैलेंजेस हैं उसमें ये चैलेंज है कि इंटरनेट इश्यूज होते हैं, इसलिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा प्लीज। आज का भी हो जाएगा लेक्चर, सारे लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। और मूडल आपने नादिया कल की फरहान की क्लास नहीं ली है ना? आप क्लास अटेंड कर लेते तो आपको इशू नहीं होता। आप क्लास फरहान को राब्ता कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि किस तरह से मॉडल को यूज करना है। थैंक यू बुशरा। मूडल पे समरीन, मूडल पे अवेलेबल होंगे सारे लेक्चर्स, पोर्टल पे होंगे। शहीद पोर्टल पे अपलोड होगा, यस होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। मैम TB पेशेंट के लिए पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आइसोलेशन वार्ड्स हैं? मेरा ख्याल है काफी हॉस्पिटल्स हैं जिनके अपने इन्फेक्शन वो हैं, आइसोलेशन रूम्स हैं जो कि नेगेटिव प्रेशर हैं। हमारे पास भी नेगेटिव प्रेशर है, आगा खान में नेगेटिव प्रेशर है। मेरा ख्याल है जो डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में है उसमें एक पूरा अलग हटकर एक डिपार्टमेंट है जो TB पेशेंट्स के लिए है, और उन्होंने
शायद बहुत पहले छोटे छोटे हट्स बनाए थे जो बहुत दूर दूर थे, और उसके अंदर किचन बाथरूम सारी चीजें अवेलेबल थी। वेरी आइडियल एक वो मुझे उनके हट्स लगते हैं, जो कि अब तो खैर फंक्शनल नहीं है, लेकिन वहां पे बनाए गए थे जहाँ पे टीबी के पेशेंट्स को अलग रखा जाता था। ओके, कोटरी में भी है, इसका मतलब हैदराबाद से भी लोग हैं। ओके, जी मेरे ख्याल मूडल मूडल पे भी आप जिया वही पासवर्ड और आईडी होगा जो आपको कल आपको दिया गया होगा ईमेल पे, क्योंकि आप लोगों को आप उसको जरूर देखिएगा, यूज टू हो जाए, क्योंकि क्विजेस सारे एग्जाम सारे आप लोगों के असाइनमेंट सारे के सारे मूडल पे ही देखने अपलोड करने होंगे, पेपर उसी पे आपको देने होंगे, आपको फीडबैक उसी पे देना होगा। तो आप लोग अभी से देखना शुरू कर दें अपना मूडल, उसको निग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। वहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें आपके जो जो रोटा है वो और सारी अपडेट्स उसी के ऊपर होंगी, तो आप लोग उससे यूज टू हो। ओके राइट। तो जो लोग आज की वो नहीं कर पाए हैं उनको करना होगा, और इसके हवाले से बेहतर आपको गाइड कर सकेंगे फरहान, तो फरहान को रब्ता कर लीजिएगा। मातली से भी लोग हैं? ओ गॉड, डॉक्टर मोहसिन सितारा मातली से हैं, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंटीरियर से भी लोग होते हैं, और वहां तो ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा हो। बड़े शहरों में तो फिर भी किसी ना कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूट्रोपिनिक पेशेंट की आइसोलेशन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन होती है, क्योंकि न्यूट्रोपिनिक पेशेंट जो एक्वायर कर सकते हैं इन्फेक्शंस को, यानी जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उनसे तो डर होता है दूसरों को लगेगी, और न्यूट्रोपिनिक पेशेंट को दूसरों से डर होता है कि वो इन्फेक्शन ले लेगा, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं आमतौर पे। तो उन लोगों को बिल्कुल आइसोलेशन की जरूरत होती है, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव प्रेशर चाहिए होता है। उनके पास कुछ गाइडलाइन चीजें होती हैं जो उनको नहीं, लाइक वो पूरी क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होती है, और वो लोग फ्रूट्स कच्चे नहीं खा सकते, सलाद नहीं ले सकते, यानी बहुत सी ऐसी चीजें जो इन्फेक्शन दे सकती हैं, उस पर बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। तो बिल्कुल इस पर भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी अभी जो मूडल पे अपलोड कर दिया है नेशनल गाइडलाइंस के ना, आईपीसी नेशनल आईपीसी गाइडलाइन है, नेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइन उस बुक का नाम है। नेट पे भी अवेलेबल है और आपके मूडल पे भी अपलोड कर दी है। आमतौर पे हम सिर्फ कंफर्म करने पे ही पेशेंट को आइसोलेट नहीं करते, उससे पहले अगर हमें कोई ऐसा नजर आता है, कोई साइन एंड सिम्टम कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है, तो हम प्रिवेंटिवली उसको आइसोलेट कर देते हैं, और रिजल्ट्स आने पे फिर उसको डीआइसोलेशन किया जा सकता है अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो। लेकिन हमें साइन एंड सिम्टम के बेस पे इमीडिएटली आइसोलेट करना होता है, तभी हम डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन समटाइम हमें जब असाइन सिम्टम नहीं मिलते तो यस, रिजल्ट आने के बाद भी हम उसको आइसोलेट करते हैं। ओके, गुड, कहा नौबशा से, वेरी गुड। ओके, फ्रॉम दादू, आपके पास तो वो भी है ना, घोरक हिल, खूबसूरत जगह। गुड जुनैरा, ये तो अच्छा है। ओके, जमील अहमद फ्रॉम आरटीएच मुजफ्फरगढ़, वेरी गुड, आप तो इंडस के ही हैं। अगर नेगेटिव प्रेशर रूम ना हो तो हम आर्टिफिशियल थोड़ा सा हमने अपनी मॉडिफिकेशन की हुई है, हम इस पे जब आएंगे तो उस पे मैं आपको बताऊंगी।
घोर खेल है। हम आइसोलेशन पे आएंगे तो हम आइसोलेशन पे बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। और सारे सवालों के जवाब आज मिल गए तो पूरा साल क्या करेंगे भाई। आपने पिकनिक प्लान भी कर लिया गोरख दिल का, अच्छा आइडिया है। रजाना फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। यस, हम सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए भी कर सकते हैं। मुल्तान से मेरा ख्याल है डॉक्टर यासिर नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह इन्फेक्शंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी और हाई हाई इनकम रिसोर्स कंट्रीज में भी। मेरा ख्याल है सिर्फ एक मुल्क है जहाँ पे कहा जाता है कि जीरो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। आप लोग गेस करें कौन सा मुल्क है। सिर्फ एक मुल्क है जहाँ पे रिलीजियसली इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, नॉट ओनली इन हॉस्पिटल बल्कि कम्युनिटी में भी। तो जरा गेस करें कौन सा मुल्क है। राबिया देखेंगे। इस्लामाबाद से भी ब्यूटीफुल सिटी, मानसहरा खूबसूरत खूबसूरत। मैं गई हूँ एक बार मानसहरा भी। बुक का नाम है नेशनल आईपीसी गाइडलाइंस। नेशनल आईपीसी गाइडलाइन। वेटिकन, यूके, नो नो। गूगल से शायद नहीं मिलेगा। उस्मा फ्रॉम FIC फैसलाबाद, फ्रॉम थरपारकर डेजर्ट सिंध। थरपारकर पे कहाँ से डॉक्टर आकाश? थरपारकर में मैंने देखा इस्लाम कोट मिठी, कहाँ से? आइसलैंड नो, ईरान नो, नो स्वीडन, चलहार ओके, पाकिस्तान क्यूट। नॉर्वे, नॉर्वे में कहा जाता है कि जीरो नोजोकोमियल इन्फेक्शन हैं। रियली सलमा फिर क्या रिपीट करूं समरी? नॉर्वे। ओके ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। माइक्रोबायोलॉजी का आप लोगों का नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी का मॉड्यूल है, और वो उसकी 5 से 6 क्लासेस उसकी हैं, और उसके बाद फिर उसका क्विज होगा, और उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस का होगा, और फिर इन्फेक्शन कंट्रोल इंशाल्लाह। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज। माइक्रो की क्लास शबनम लेंगी, हाँ, और शायद एक आध हम किसी और से करवाएं। एक लेक्चर शायद मेरा होगा। हमारे पास मल्टीपल फैकल्टी है जो हर हर मॉड्यूल की स्पेशलाइज फैकल्टी है जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं इस कोर्स में। वो सब लोग इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे तो वैरायटी मिलेगी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज।